नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि क्या बेंजोडायज़ेपिन दवाइयाँ जो कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स और स्लीप डिसऑर्डर्स खासकर कि इंसोम्निया के ट्रीटमेंट में दी जाती हैं, क्या वो डिमेंशिया की बीमारी का रिस्क बढ़ाती हैं? डिमेंशिया एक बूढ़े लोगों में होने वाली बीमारी है जिसमें कि बहुत ग्रॉस मेमोरी डिस्टर्बेंस हो जाती है। मेमोरी डिस्टर्बेंस के साथ साथ डिमेंशिया में और भी काफी सारी कॉग्निटिव एबिलिटीज या जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं वो नॉर्मल से कम हो जाते हैं। मतलब बूढ़े लोग अलग अलग थिंकिंग टास्क पर अलग अलग थिंकिंग एक्टिविटीज में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, सेल्फ केयर नहीं कर पाते, टाइम प्लेस की ओरिएंटेशन उनकी बिगड़ जाती है, नींद बहुत इफेक्ट होती है और कई लोगों में डिप्रेशन भी आ जाता है। तो जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है जो कि डिमेंशिया के पेशेंट्स में होती है, क्या वो उन लोगों में देखने में आती है जो कि बहुत लंबे समय से बेंजोडायजेपिन यानी कि एंजाइटी डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में जो दवाइयां ले रहे हैं, क्या उसके लॉन्ग टर्म यूज की वजह से क्या ये डिक्लाइन आता है? क्या डिमेंशिया का रिस्क बढ़ जाता है? मतलब क्या बेंजोडायजेपिन दवाइयां दिमाग पर कुछ ऐसा असर लाती हैं जिससे कि थिंकिंग कैपेसिटी और जो मेमोरी है वो वीक हो जाए? तो आइए आपको इस बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता हूं। बेंजोडायजेपिन दवाइयां जैसे कि एल्प्राजोलैम, ट्रायाजोलैम, डायाजेपैम, लोराजेपैम, इस तरह की जो दवाइयां होती हैं वो अक्सर एंजाइटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने में दी जाती हैं, क्योंकि ये जो दवाइयां होती हैं ये हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को स्लो करती हैं। और एंजाइटी के अंदर हमारा ब्रेन हम कह सकते हैं कि बहुत ओवर एक्साइटेड होता है, तो उसको रिलैक्स करने के लिए बेंजोडायजेपिन दवाइयां उसे सुस्त करती हैं। इसी तरह से जो लोग सो नहीं पाते, इंसोम्निया के पेशेंट होते हैं, पूरी रात भर जागते रहते हैं, दिमाग बहुत ओवर एक्टिव रहता है, तो बेंजोडायजेपिन दवाइयां उनके दिमाग को सुस्त करके नींद लाने में हेल्प करती है। बेंजोडायजेपिन दवाइयों का या जिसे शॉर्ट में बेंजोज कहा जाता है, ये जो दवाइयां होती हैं ये सेडेशन का काम करती हैं, नशा लाने का काम करती हैं। पर इसी के साथ अक्सर देखा जाता है कि इनके कुछ लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स भी आते हैं, जैसे कि डिपेंडेंस हो जाती है, टॉलरेंस डेवलप होती है। मतलब कि एक पर्सन को नींद नहीं आती अगर वो ये दवाइयां नहीं लेंगे, या काफी समय के बाद 6-8 महीने, साल 2 साल लेने के बाद लोगों को ज्यादा डोजेज में ये दवाई लेनी पड़ती है, तभी उनको नींद आ पाती है या तभी उनके एंजाइटी के सिम्टम्स कम हो पाते हैं। तो डिपेंडेंस हो जाना, टॉलरेंस डेवलप हो जाना और सेडेशन मतलब नशा रहना, जिसकी वजह से थकान, सिरदर्द, कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, ये कॉमन साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं उन लोगों में जो लंबे समय तक बेंजोडायजेपिन दवाइयां यूज करते हैं। हालांकि कई लोगों में तो इमीडिएट इफेक्ट में भी ये सिम्टम्स देखने में आ जाते हैं, मतलब वो बहुत जल्दी डिपेंडेंट हो सकते हैं। और ऐसा देखा जाता है कि बेंजोडायजेपिन की डिपेंडेंस अल्कोहल डिपेंडेंस की ही तरह होती है, ब्रेन के अंदर काफी हद तक सिमिलर चेंजेस आते हैं। इसी के साथ काफी सारी रिसर्चेज में ऐसा शो किया गया है, बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है कई रिसर्चेज में कि बेंजोडायजेपिन दवाइयों का लॉन्ग टर्म यूज, लंबे टाइम तक इनको लेने से कॉग्निटिव इंपेयरमेंट होती है। कॉग्निटिव मतलब थिंकिंग इंपेयरमेंट, थिंकिंग के जो फंक्शंस होते हैं जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, विजुअल स्पेशल मेमोरी, साइकोमोटर स्पीड, सेंसरी प्रोसेसिंग, वर्किंग मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी, वर्बल नॉन वर्बल मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, अटेंशन, कंसंट्रेशन, बड़े सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं, कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं जो कि हम कह सकते हैं कि हायर थिंकिंग फंक्शंस हैं, जिससे कि हम डे टू डे एक्टिविटीज अच्छे से कर पाते हैं। ये सारे फंक्शंस हमारे इफेक्ट हो जाते हैं, इनमें इंपेयरमेंट आती है, क्योंकि कोई पर्सन अगर लंबे टाइम तक बेंजोडायजेपिन दवाइयां ले रहा है, और ऐसे कॉग्निटिव इंपेयरमेंट के एविडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग अवेलेबल है लिटरेचर में। अब यहां पर एक और इशू आता है कि बेंजोडायजेपिन दवाइयां कई लोग अचानक से लेना छोड़ देते हैं और कई लोग धीरे धीरे भी इनको विड्रॉ करते हैं डॉक्टर के कहने पर, या शायद खुद ही धीरे धीरे छोड़ते हैं। बेंजोडायजेपिन दवाइयों के विड्रॉल इफेक्ट्स लंबे समय तक बने रह सकते हैं, भले ही बेंजोडायजेपिन दवाइयां लंबे समय तक ली गई हो या थोड़े समय के लिए ली गई हो। जो रिकमेंडेड ड्यूरेशन होती है वो करीब करीब 3 महीने तक ही होती है मैक्सिमम। यूके की जो नाइस गाइडलाइंस हैं, नाइस मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ एंड केयर एक्सीलेंस,
उनके अकॉर्डिंग बेंजोडाइजेपिन दवाइयां शॉर्ट टर्म के लिए ही दी जानी चाहिए, और वो भी तब जब बहुत इमरजेंसी सिचुएशन हो। मतलब किसी पर्सन को अगर पैनिक डिसऑर्डर है या जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है, या कई दिनों से कोई पेशेंट सोया नहीं है, जैसे कि कुछ बायपोलर के पेशेंट्स हो सकते हैं जिनको मेनिया एपिसोड आया है, या कुछ ऐसे साइकोटिक पेशेंट जो कई दिनों तक नहीं सोए हैं, ऐसे इमरजेंसी यूज में ही शॉर्ट टर्म के लिए कुछ दिन से कुछ हफ्तों तक ही बेंजोडाइजेपिन दवाइयां दी जानी चाहिए, ताकि इमीडिएट रिलीफ एक पेशेंट को मिल सके। और ज्यादा से ज्यादा 3 महीने तक ये दवाइयां दी जानी चाहिए। अगर इससे ज्यादा कोई पर्सन ये दवाएं लेता है या कोई डॉक्टर रिकमेंड करता है तो वो उसका ओवर प्रिस्क्रिप्शन या ओवर यूज कहा जाएगा। और साथ ही 3 महीने से ज्यादा हम लॉन्ग टर्म यूज भी कहेंगे। पर आमतौर पर देखने में आता है कि बेंजोडाइजेपिन दवाइयां धड़ल्ले से प्रिस्क्राइब की जाती हैं। बहुत सारे डॉक्टर पेशेंट्स को लंबे समय तक इन्हें यूज करने के लिए प्रिस्क्राइब करते रहते हैं, और पेशेंट्स भी इन पर क्योंकि डिपेंडेंट हो जाते हैं इसलिए वो इन्हें छोड़ नहीं पाते। और यही वो साइकाइट्रिक दवाइयां हैं जिसमें स्लीपिंग पिल्स और एंजाइटी की दवाएं आती हैं। यही वो दवाइयां हैं जिस वजह से साइकाइट्रिक दवाइयां बदनाम हैं। मतलब ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि साइकाइट्रिक दवाइयां हमें एडिक्ट बना देती हैं। एक्चुअल में सारी साइकाइट्रिक दवाइयां अपने ऊपर एडिक्ट नहीं बनाती, जबकि ये बेंजोडाइजेपिन दवाइयां जो कि स्लीपिंग पिल्स हैं, जिसमें कि इंडिया में सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब की जाने वाली दवा एल्प्रेक्स होती है, एल्प्राजोलैम। इन दवाइयों को खा खा के लोग इतने एडिक्ट हो चुके हैं कि उनको लगता है कि सारी साइकाइट्रिक दवाइयां सिर्फ नींद लाने का काम करती हैं और वो एडिक्ट कर देती हैं। तो एक चीज तो मैं जरूर कहूंगा कि सारी साइकाइट्रिक दवाइयां जैसे कि एंटीसाइकोटिक, एसएसआरआई दवाइयां, ये जो दवाइयां हैं ये एडिक्ट नहीं कराती, इनके अंदर एडिक्शन का पोटेंशियल नहीं होता। सिर्फ बेंजोडाइजेपिन वाली दवाइयां ही होती हैं जो नशा भी लाती हैं और डिपेंडेंट भी बना देती हैं। कई सारी ऐसी रिसर्चेस बताती हैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, स्पेशली डेवलप्ड नेशंस में, जैसे कि यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जर्मनी, डेनमार्क, जापान जैसे देशों में जो स्टडीज हुई हैं वो ये बताती हैं कि 18 से लेकर 80 साल तक की उम्र तक पिछले करीब 15-20 सालों में बेंजोडाइजेपिन का जो यूज है वो बढ़ा है। मतलब कम उम्र में अगर हम देखें 20-30 साल के लोग, अगर 10 से 15% किसी भी देश में लोग बेंजोडाइजेपिन दवाइयां ले रहे हैं, तो वहीं 40-50 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते ये जो परसेंटेज है ये करीब 30 से 40% हो जाता है। मतलब पूरे देश का 40% पॉपुलेशन जो है वो बेंजोडाइजेपिन दवाइयों का यूज कर रहा है एंजाइटी या स्लीप की प्रॉब्लम्स के लिए। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है स्लीप प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, तो लोग सबसे पहले इन्हीं दवाइयों की तरफ भागते हैं। और क्योंकि ये दवाइयां डिपेंडेंट बना देती हैं इसलिए वो लंबे टाइम तक इनको यूज करते रहते हैं। तो ना ही सिर्फ इनका यूज पिछले करीब 20-25 सालों में बढ़ा है, साथ ही साथ उम्र के बढ़ने से भी ज्यादातर लोग इन दवाइयों का लॉन्ग टर्म यूज करते रहते हैं। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि क्योंकि बड़ी उम्र के लोग, 40-50 साल की उम्र के लोग ज्यादा इनका यूज कर रहे हैं, तो चांसेस हैं कि जैसे जैसे वो ओल्ड एज की तरफ प्रोग्रेस करेंगे उनमें शायद कॉग्निटिव इंपेयरमेंट का रिस्क बढ़ सकता होगा, क्योंकि वो ओल्ड एज में जा रहे हैं और 65 से ऊपर के उम्र के लोगों में अक्सर डिमेंशिया देखने में आता है। तो बड़े सारे वैज्ञानिकों ने ये सोचा, ये देखा कि क्या ये जो लोग इतने सारे बेंजोडाइजेपिन दवाइयां खा रहे हैं, क्या इस दवा को इतने लंबे समय तक खाने से क्या उनके अंदर डिमेंशिया का रिस्क बढ़ रहा है। बहुत सारे स्टडीज बताते हैं कि हाँ, ऐसा हो रहा है। कॉग्निटिव डिक्लाइन, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट बेंजोडाइजेपिन दवाइयों से होता है। और यहां मैं ये चीज ऐड करूंगा कि कुछ दिन, कुछ हफ्ते बेंजोडाइजेपिन दवा खाने से कॉग्निटिव इंपेयरमेंट बहुत ज्यादा नहीं होती। जैसे कि किसी व्यक्ति ने साल भर में मान लीजिए 5 बार अलग अलग टाइम पर 10-10, 15-15 दिन के लिए दवा खा ली, इसको हम लॉन्ग टर्म यूज नहीं कहेंगे। लॉन्ग टर्म यूज हम उसे कहेंगे जहां 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, साल, 2 साल, 5 साल से एक पर्सन रेगुलर इंटरवल्स पर खाए जा रहा है दवाइयां। हालांकि बहुत से पेशेंट रोज नहीं खाते, पर कॉन्टिन्यूड यूज अगर चलता रहे कई महीनों तक तो उसे हम बड़ा रिस्की कंजम्पशन कहेंगे। मतलब कि वो काफी रिस्क वाला हो जाता है। उन्हीं मामलों में अक्सर देखा गया है कि कॉग्निटिव इंपेयरमेंट का रिस्क ज्यादा रहता है। तो जैसे कि मैंने कुछ बताया कि कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि मेमोरी, अटेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग वाले जो हमारे थिंकिंग प्रोसेसेस होते हैं, जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है थोड़ा ब्रेन के अंदर डीजनरेशन वैसे भी होता ही है। 70-80 साल के लोगों का दिमाग थोड़ा सा छोटा हो जाता है क्योंकि सेल की डेथ हो जाती है, न्यूरॉन्स थोड़े से डीजनरेट कर जाते हैं।
और अगर वो ये स्लीपिंग पिल्स और एंजाइटी की पिल्स ले रहे होंगे तो ये जो सेल डेथ है ये बढ़ जाती है, मतलब दिमाग की सोचने समझने की ताकत कम होती है। बहुत सारी मेटा एनालिटिकल स्टडीज बताती हैं कि हाँ, डिमेंशिया का रिस्क लॉन्ग टर्म बेंजोडाइजेपिन यूज से बढ़ता है। पर साथ ही यह भी देखा गया है कि अगर इन बेंजोडाइजेपिन दवाइयों को लेना छोड़ दिया जाए तो विड्रॉल सिम्टम्स तो आएंगे, कुछ ना कुछ ऐसे फैटीग और एंजाइटी के फ्लू लाइक सिम्टम्स हो गए, स्लीपलेसनेस या कुछ ना कुछ सिम्टम्स तो आएंगे। पर ज्यादातर लोग अगर इन दवाइयों को छोड़ दें, और यहां पर रिकमेंडेड तरीका जो होता है वो ग्रेजुअली धीरे 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 छोड़ने का ही तरीका सही माना जाता है। तो अगर लोग छोड़ दें तो करीब करीब 3 से 6 महीने में वो अपने नॉर्मल कॉग्निटिव फंक्शन की तरफ पहुंच जाते हैं। मतलब दवा लेने से पहले उनकी जो थिंकिंग कैपेसिटीज थी उनका एक लेवल था, मतलब वो अपनी डे टू डे फंक्शनिंग में नॉर्मली फंक्शन कर पाते थे। दवा लेने के बाद उनके अंदर कॉग्निटिव इंपेयरमेंट आई, मेमोरी थिंकिंग में प्रॉब्लम्स आई। दवा छोड़ने के बाद भी वो इंपेयरमेंट बनी रही। तो 3 से 6 महीने तक काफी सारे फंक्शंस तो दोबारा उस नॉर्मल लेवल पर पहुंच जाएंगे। पर उन लोगों से अगर कंपेयर किया जाए जिन्होंने कभी बेंजोडाइजेपिन दवाइयां नहीं ली हैं, उनके मुकाबले बेंजोडाइजेपिन लॉन्ग टर्म यूजर्स में कॉग्निटिव डिक्लाइन या कॉग्निटिव इंपेयरमेंट ज्यादा मिलती है। मतलब एक बात तो साफ है कि अगर ये दवाइयां ली जाएंगी लंबे टाइम तक तो थिंकिंग इंपेयरमेंट तो होगी ही होगी। कई मामलों में तो ये रिवर्सिबल होती है। या तो उन 6 महीने के पीरियड में एक पर्सन ने बिल्कुल छोड़ रखी हो, 6 महीना ऐसा कोई फिक्स नहीं होता, पर ऑन एन एवरेज हम ये बता रहे हैं। ज्यादातर रिसर्च में ये एवरेज लेवल पर 6 महीने का पीरियड ही देखा जाता है। 6 महीने से 2 महीना कम, 4 महीने ज्यादा हो सकता है, पर ज्यादातर लोग 1 साल के अंदर अंदर रिकवर ऑलमोस्ट कर चुके होते हैं अपने सभी कॉग्निटिव फंक्शंस में। तो एक तरफ तो उनका दवा छोड़ने के बाद धीरे 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 ये फंक्शन जो है ये नॉर्मल पर रिटर्न कर गया, पर इसमें कुछ परसेंटेज ऐसे लोगों की होती है जो कभी भी ये फंक्शंस रिकवर नहीं कर पाते। लाइफ टाइम तक वो किसी ना किसी लेवल पे इन कॉग्निटिव डेफिसिट्स को एक्सपीरियंस करते ही रहते हैं। तो चाहे ग्रेजुअली दवा छोड़ी जाए या चाहे अचानक से छोड़ दी जाए, मैक्सिमम केसेस में रिकवरी फुल्ली हो जाएगी। कुछ केसेस में या ये कहें कि कुछ हद तक रिकवरी में मुश्किल आएगी, साल, 1.5 साल, 2 साल लग सकते हैं। और कुछ केसेस में या ये कहें कि एक लेवल तक ये रिकवरी पूरी तरह से नहीं हो पाएगी। और ये बहुत सारी रिसर्चेज में दिखाया गया है। मतलब हर रिसर्च में कई कई सैकड़ों पेशेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है। तो मान के चलेंगे कि हजारों पेशेंट्स पर की गई रिसर्चेज ऐसा ही बताती हैं। और ये जो कॉग्निटिव इंपेयरमेंट है ये यंग लोगों में, ओल्ड लोगों में, दोनों में देखने में आती है। मेल फीमेल सभी में देखने में आती है। दुनिया के किसी भी कोने में रिसर्च की गई हो, सब जगह देखने में आती है। अच्छी बात यही है कि अगर इन बेंजोडाइजेपिन के छोड़ने से आने वाले विड्रॉल इफेक्ट्स के लिए अगर फिर से कोई और इलाज लिया जाए, जैसे कि SSRI दवाइयां ली जा सकती हैं या धीरे धीरे इनकी डोजेज को कम किया जाए, और कुछ दूसरे तरीकों से नींद और एंजाइटी की प्रॉब्लम्स को रिकवर किया जाए, जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज, माइंडफुलनेस, अच्छी डाइट, एक्सरसाइज, दूसरे तरीकों से अगर रिकवर किया जाए तो इन विड्रॉल इफेक्ट से रिकवरी और भी फास्ट हो जाती है। तो ऑल्टरनेटिव्स कितना लिया जा रहा है, ऑल्टरनेटिव दवाइयां कितनी यूज की जा रही हैं, ग्रेजुअली कितना छोड़ा जा रहा है, ये सब मैटर करता है जिससे कि कॉग्निटिव इंपेयरमेंट को रोका जा सके या उसको अच्छे से रिकवर किया जा सके। अब इंपॉर्टेंट एक पॉइंट यहां आता है कि ये जो कॉग्निटिव डिक्लाइन या इंपेयरमेंट है ये बेंजोडाइजेपिन की दवाइयों से क्यों होती है और क्यों डिमेंशिया का रिस्क इन दवाओं से बढ़ जाता है। इसमें काफी सारी स्टडीज हुई हैं, काफी सारी मेडिकल एक्सप्लेनेशंस मौजूद हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो प्रचलित एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि हमारे दिमाग में एक सेल्स होते हैं न्यूरॉन्स के अलावा, जिनको माइक्रोग्लियल सेल्स कहा जाता है। माइक्रोग्लिया ये बेसिकली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन के इम्यूनिटी देने वाले सेल्स होते हैं, इम्यून सेल्स होते हैं। ये हमारे ब्रेन को इन्फेक्शंस और दूसरे कई सारे टॉक्सिन्स के इफेक्ट से बचाते हैं। जब भी ब्रेन के अंदर कोई फॉरेन बॉडी आती है, मतलब किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शियस एजेंट या कुछ वायरस या कुछ भी एंटर करता है, तो ये जो माइक्रोग्लियल सेल्स हैं ये एक्टिव हो जाते हैं और ये उसको खा लेते हैं ताकि ब्रेन को बचा सकें।
ना ही सिर्फ ये कोई वायरस बैक्टीरिया जैसी चीज को खाते हैं, ये किसी भी तरीके का वहां जो गंद कूड़ा मच जाता है, बेसिकली वहां पे इतनी सारी सेल रिएक्शंस हो रही हैं तो बहुत सारा वहां पे वेस्ट प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, तो उनको भी खत्म करने का, खाकर निपटाने का, उनको हटाने का वहां से काम करते हैं ये। या ये क्या करते हैं, जो पुराने डेड सेल्स होते हैं उनको भी खाकर वहां से निकालते हैं, खत्म करते हैं। तो ब्रेन की इम्यूनिटी रिएक्शन को ट्रिगर करने में या इम्यूनिटी फंक्शन परफॉर्म करने में माइक्रोग्लियल सेल्स का ही सबसे बड़ा रोल होता है। आमतौर पर तो ये ब्रेन के अंदर डोरमेंट रहते हैं, मतलब इनएक्टिव रहते हैं, पर जैसे ही कोई इंफेक्शन या कोई फॉरेन बॉडी टॉक्सिन आता है तो ये एक्टिव हो जाते हैं। और ये एक्टिव इस तरीके से होते हैं कि एक तो ये अपनी शेप चेंज कर लेते हैं और साथ ही ये मल्टीप्लाई करने लगते हैं ताकि बॉडी को इंफेक्शन से बचाया जा सके। और इसी के रिस्पॉन्स में ये ब्रेन में या तो साइटोकाइन पैदा करते हैं, जो कि अगेन एक इम्यून रिएक्शन है, जिसकी वजह से ब्रेन के अंदर जो इन्फेक्टेड पार्ट्स होते हैं वहां पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है और ये इन्फ्लेमेशन ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। पर प्रॉब्लम तब आती है जब ये माइक्रोग्लियल सेल्स जरूरत से ज्यादा एक्टिवेटेड हो जाएं, जरूरत से ज्यादा वहां पर सक्रिय हो जाएं और इस वजह से कुछ ज्यादा ही न्यूरो इन्फ्लेमेशन हो जाए, जिसकी वजह से थिंकिंग फंक्शंस रिड्यूस हो सकते हैं, या ये कहें कि थिंकिंग एबिलिटीज, प्रोसेसेस वीक पड़ सकते हैं, कमजोर पड़ सकते हैं। और ऐसा वो इस तरह से भी करते हैं कि वो जो हेल्दी सेल्स होते हैं, मतलब जो बीमार सेल्स, डेड सेल्स नहीं, इंफेक्शन वाला एरिया नहीं, हेल्दी सेल्स को भी खाने लगते हैं, उसको भी खत्म कर देते हैं। और यही प्रॉब्लम आती है डिमेंशिया और पार्किंसन जैसी बीमारियों में, जहां पर ऐसा सस्पेक्ट किया गया है, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि बहुत ज्यादा एक्टिवेशन की वजह से माइक्रोग्लियल सेल्स, जो कि एक्चुअल में इम्यूनिटी देने का काम करते हैं, वही बेसिकली हमारे ब्रेन के कुछ सेल्स को खत्म करने लगते हैं, जिस वजह से डिमेंशिया का रिस्क बढ़ जाता है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात आई कि बेंजोडाइजेपिन से ऐसा क्या हो रहा है कि डिमेंशिया का रिस्क बढ़ेगा, या जो कॉग्निटिव इंपेयरमेंट आ रही है वो कैसे होगी, उसमें माइक्रोग्लिया का रोल क्या है। बेंजोडाइजेपिन दवाइयां क्या करती हैं, वो जाकर माइक्रोग्लियल सेल्स की बॉडी पे कुछ प्रोटीन होते हैं जिनको TSPO प्रोटीन कहा जाता है, ट्रांसलोकेटर प्रोटीन्स होते हैं, ये उन पर जाकर बेंजोडाइजेपिन दवाइयां कह सकते हैं चिपक जाती हैं, वो रिसेप्टर होते हैं और उसमें बेंजोडाइजेपिन अटक जाती है, जिससे माइक्रोग्लियल सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। एज सच इनको एक्टिवेट नहीं होना चाहिए क्योंकि कोई इंफेक्शन नहीं है, पर बेंजोडाइजेपिन दवा को ये जो सेल्स हैं ये ऐसे डिटेक्ट करेंगे जैसे कि ये कोई फॉरेन केमिकल है, बाहर से आया हुआ केमिकल है, और बेंजोडाइजेपिन दवा जब इन पर जाके चिपकेगी तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे और इस वजह से ये जो हेल्दी सेल्स हैं, खासकर कि उनके बीच के जो साइनेप्स होते हैं, जो कि दो न्यूरॉन्स के आपस का कनेक्शन है, जहां से कि न्यूरो ट्रांसमिशन होता है, करंट दौड़ता है, जिससे कि हमारे नॉर्मल ब्रेन फंक्शंस काम कर सकते हैं, उस साइनेप्स वाले एरिया को ये जो माइक्रोग्लियल सेल्स होते हैं ये खाना शुरू कर देते हैं, खत्म करना शुरू कर देते हैं। तो बेंजोडाइजेपिन दवा ट्रांसलोकेटर प्रोटीन पे जुड़ी, TSPO जो कि उनका लोकेशन है, उनका रिसेप्टर है, प्रोटीन रिसेप्टर्स हैं, उन्होंने माइक्रोग्लियल सेल्स को एक्टिवेट किया, जो कि एक तरीके का फॉल्स सिग्नल है, जरूरत नहीं थी उनके एक्टिवेशन की, पर वो हो गए और इस वजह से वो सेल्स एक्टिव हो गए और उनके एक्टिव होने की वजह से उन्होंने वहां पे सेल्स को खाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कॉग्निटिव डिक्लाइन होना शुरू हो गया, थिंकिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो गई। और इसीलिए अगर बार बार लंबे समय तक दिमाग में बेंजोडाइजेपिन जाती रहेगी तो माइक्रोग्लियल सेल्स एक्टिव रहेंगे, जिससे कि लंबे टाइम तक थिंकिंग फंक्शंस को रिड्यूस करेंगे और ऐसे में प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी, अटेंशन, कंसंट्रेशन सब खत्म होना शुरू हो जाएगा। मतलब पूरा खत्म नहीं होगा, उसमें असर आना शुरू हो जाएगा, आप नॉर्मल से कम ही परफॉर्मेंस दोगे। और ऐसा नहीं होता कि ये सारे ब्रेन को खा जाएंगे, ये कोई ऐसे कोई बड़े कोई वायरस हैं कि दिमाग को खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं होता। पर हाँ, अगर ये बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड रहे तो ये थिंकिंग फंक्शंस को रिड्यूस करते जरूर हैं। और इसी मैकेनिज्म से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो बेंजोडाइजेपिन दवाइयां हैं वो दिमाग की सोचने की ताकत कम कर देती हैं, और लंबे टाइम तक चलता रहे ये पूरा प्रोसेस तो डिमेंशिया का रिस्क बड़ी उम्र में आ जाएगा। स्पेशली जो लोग बड़ी उम्र के हैं, 50-60 साल की एज के हैं और वो कई सालों से एल्प्रेक्स या एल्प्राजोलैम जैसी दवाइयां खा रहे हैं, तो उनमें तो थिंकिंग फंक्शंस की कमी और बढ़ जाएगी। तो ये जो मैंने इस वीडियो में आपको जानकारी दी कि कैसे बेंजोडाइजेपिन दवाइयों का लॉन्ग टर्म यूज, लॉन्ग टर्म वैसे तो 3 महीने से ज्यादा की बात हो रही है, पर एक्चुअल में जो लोग खा रहे होते हैं वो सालों से खा रहे हैं,
और खासकर हो सकता है आपका डॉक्टर भी आपको ये दवाइयां दे और कहता रहे खाते रहो। पर हाँ, ये जरूर है कि ज्यादातर डॉक्टर जानते ही नहीं है कि उनको कितने टाइम तक ये दवाइयां देनी है, क्योंकि पेशेंट्स इतने डिस्ट्रेस में, इतने एंशियस, इतने पैनिकी स्टेट में डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर को कोई दवा देनी ही पड़ती है। ज्यादातर स्टडीज जो होती हैं वो इतने 2-2, 5-5 साल तक की नहीं की जाती, 8, 10, 15 हफ्तों तक ही की जाती हैं। ज्यादा से ज्यादा 20-30 हफ्तों तक रिसर्च कर दी जाएगी, जो कि मिला जुला के 5 से 6 महीने का पीरियड होता है। तो ऐसे में बहुत सारा एविडेंस लॉन्ग टर्म फॉलोअप वाली रिसर्चेस का अवेलेबल भी नहीं है, और इसका बड़ा कारण यह भी है कि फार्मास्यूटिकल कंपनियां बहुत ज्यादा फंड नहीं देती हैं ऐसी रिसर्चेस को जो लंबे समय तक चलती रहें, क्योंकि थोड़े टाइम में स्टडी करके निपटा दिया जाए ऐसी स्टडीज को ही ज्यादातर फंडिंग दी जाती है, पैसा दिया जाता है। या फार्मास्यूटिकल कंपनियों का अपना कोई सेल्फ इंटरेस्ट होता है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि लोग, रिसर्चर्स, डॉक्टर्स ऐसी रिसर्चेस करें कि लंबे टाइम तक दवाइयों का असर को एसेस किया जाए, चेक किया जाए। इसलिए मेजॉरिटी, ज्यादातर जो स्टडीज हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन की ही स्टडीज होती हैं, और शॉर्ट ड्यूरेशन की स्टडीज में कुछ खासा पता चल भी नहीं पाता कि एक्चुअल में लोगों के ऊपर क्या असर आ रहे हैं। तो जो लोग एक्चुअल में ज्यादा टाइम तक यूज करते हैं उनके ऊपर जब स्टडीज की गई तो ही पता चला कि बेंजोडायजेपिन के नुकसान क्या हैं। तो या तो वो लोग जो लंबे टाइम के बाद ये दवाइयों के लिए एडिक्ट हो जाते हैं, ओवरडोज कर लेते हैं, इस वजह से वो हॉस्पिटलाइज होते हैं एडिक्ट होने की वजह से, या जो लोग बहुत लंबे समय से दवाई यूज कर रहे हैं और अचानक से छोड़ देते हैं और फिर विड्रॉल सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, उनके ऊपर की गई स्टडीज ही बताती हैं कि लॉन्ग टर्म यूज के बाद लोगों की थिंकिंग फंक्शन कैसे हो जाते हैं। बट कंट्रोल्ड स्टडीज करना, रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल करना, ऐसी स्टडीज ना के बराबर मौजूद हैं लिटरेचर में, और जो बताया रीजंस आपको उनकी वजहों से। तो इसलिए डॉक्टर्स को भी ज्यादातर नहीं पता होता कि कितने टाइम तक देना है। पर हाँ, जो गाइडलाइंस है वो ये क्लियरली बताती हैं कि बेंजोडायजेपिन दवाइयां 3 महीने से ज्यादा तो दी ही नहीं जानी चाहिए, और सिर्फ इमरजेंसी में कुछ दिनों से कुछ हफ्तों तक ही दी जानी चाहिए। इसलिए लंबे टाइम तक अगर आप दवाइयां ले रहे हैं तो कोशिश करें कि धीरे धीरे उनको खत्म करें, एकदम से ना रोकें। साथ ही ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जाएं। नींद लाने के लिए, एंजाइटी दूर करने के लिए बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं, उनकी तरफ बढ़ें। दवाइयों पर डिपेंडेंसी को छोड़ने की तरफ आगे बढ़ें। ये वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, काम आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर कर दें, और साथ ही चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है तो, ऐसी और यूजफुल जानकारी के लिए। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।